हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ जुडिशरी प्रो। हम एआईबी के लिए सीपीसी की क्लास कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने अपील के बारे में, जितने भी करेक्शनल मैकेनिज्म थे उनके बारे में पढ़ा था, और उसके बाद हमने पढ़ा था अपना सेक्शन नंबर 144, जिसके अंदर हमने रेस्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। लास्ट सेक्शन हमने वही पढ़ा था। उसके बाद उसके बाद के लिए अब आगे यहाँ से इस क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें ये जो आपका हमने सेक्शन जो हम अब स्टार्ट करना है हमने, वो है हमारा सेक्शन नंबर 148। सेक्शन नंबर 148 किस चीज के बारे में बात करता है? ये कहता है एनलार्जमेंट। अब ना देखिए, सेक्शन नंबर 148 से लेकर 151 तक ये चलती है आपकी इनहेरेंट पावर्स। ये क्या होती है? इनहेरेंट पावर्स। ये कैसी पावर्स होती हैं? इनहेरेंट पावर वो पावर होती है जिसके अंदर अगर कोई पूरे कोड के अंदर एक्सप्रेसली कुछ भी नहीं लिखा गया है, पूरे कोड में एक्सप्रेसली कुछ भी नहीं बताया गया, किसी रेमेडी के बारे में, किसी प्रोसीजर के बारे में नहीं बताया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने इस सुप्रीम कोर्ट क्या नाम, सिविल कोर्ट अपने इस इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए वो रेमेडी और उस जस्टिस को फुलफिल कर सकती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एनलार्जमेंट ऑफ टाइम। जहां पर भी टाइम फिक्स्ड हो, जहां पर भी कोर्ट के अंदर, जो हर कोर्ट के अंदर दे रखे कि भैया इस चीज के लिए इतना टाइम है, जैसे संबंध के लिए 30 दिन का टाइम है, डब्ल्यूएस के लिए 30 दिन का टाइम है, तो कह रहे कि जहां पर भी टाइम अलाउ कर रखा हो, ग्रांट कर रखा हो कोर्ट ने फॉर डूइंग एनी एक्ट प्रिस्क्राइब्ड और अलाउड बाय दिस कोर्ट, द कोर्ट में, तो कोर्ट क्या कर सकता है? अपने आप से एनलार्ज कर सकता है उस टाइम को। कितना? 30 दिन के लिए। मतलब मान लीजिए कि आपके पास 90 दिन का समय किसी चीज के लिए दे रखा है, 90 दिन में वो काम नहीं हुआ, तो कोर्ट अपने इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए 30 दिन के लिए और बढ़ा सकता है, 30 डेज के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इस चीज को याद रखिएगा कि एनलार्जमेंट ऑफ टाइम 30 दिन के लिए किया जा सकता है। ये एग्जाम के अंदर कभी कभी डायरेक्टली पूछ जाता है 148 में एनलार्जमेंट और कितना का किया जा सकता है, तो 30 दिन का। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 148 ये किस चीज के बारे में बात करता है? तो ये बात करता है कैविएट के बारे में। कैविएट के बारे में शुरुआत में सीपीसी में नहीं हुआ करता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रूल बुक में से, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में से ये निकाला गया कैविएट। और ये कैविएट का पर्पस क्या था? देखिए, बहुत ये आया तो ये ऑडी अल्ट्रम पार्टम के लिए ही है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम के लिए ही आया है। क्यों? क्योंकि भैया हर पार्टी का, हर पर्सन का ये राइट है कि उसको सुना जाए कोर्ट के अंदर। जब भी उसके अगेंस्ट कोई केस लगे तो उसको सुना जाए, कम से कम मदर पार्टी को सुना जाए, पता तो लगे कि भैया उसको कहना क्या चाहता है। तो ऐसा जब भी कोई मैटर हो, ऐसा जब भी कोई केस हो, और मान लीजिए कि प्लेंटिफ ने कुछ केस लगाया और डिफेंडेंट को पता ही नहीं लग रहा कि उसके अगेंस्ट सम्मन वमन भेजा, उसको पता ही नहीं लग रहा कि भैया उसके अगेंस्ट केस हो चुका है, तो ना इस केस में एक कैविएट इशू होता है, कैविएट की एप्लीकेशन लगती है कि जब किसी पर्सन को ये लगे कि हो सकता है कि मेरे अगेंस्ट केस लगने वाला हो, अभी लगा नहीं है पर हो सकता है कि उसके अगेंस्ट केस लगने वाला हो, तो वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगता है कि इन एनी केस अगर मेरे अगेंस्ट अगर कोई सूट रजिस्टर होता है तो मुझे कम से कम एक नोटिस भेज दिया जाए, और वो कैविएट होता है 90 डेज का। ये पूरा प्रोसेस है। देखिए क्या है, राइट टू लॉज अ कैविएट वेयर एन एप्लीकेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड। क्या चीज है? जब आपको पता है कि आपके अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन होने वाली है, आप एक्सपेक्ट कर देंगे आपके अगेंस्ट कोई केस लगने वाला है, कोई सूट रजिस्टर होने वाला है, और हैज बीन मेड या फिर ऑलरेडी लग चुका है, इन अ सूट और प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड और अबाउट टू बी इंस्टीट्यूट, किसी इंस्टीट्यूटेड सूट में, या फिर ऐसा सूट जो इंस्टीट्यूट होने वाला है अभी, इन अ कोर्ट, एनी पर्सन क्लेमिंग अ राइट टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। तो क्या है, जो आदमी जिसके पास उसको उस केस में, उस एप्लीकेशन पे अपीयर होने का अधिकार है, तो वो क्या कर सकता है? ये एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकता है कि जब भी भैया मेरे अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन आए, मेरे अगेंस्ट कोई सूट आए, तो मेरे को कम से कम बता दिया जाए। ठीक है, ये कितने दिन का हो सकता है? तो एक बार में ही हो सकता है 90 डेज का। एक बार में ये कितने दिन का हो सकता है? तो ये हो सकता है 90 डेज का। एक बार में कितने दिन के लिए हो सकता है? ये हो सकता है 90 दिन का, 90 डेज के लिए हो सकता है। 90 दिन के अंदर क्या होगा? जब भी उसके अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन आएगी तो कोर्ट थ्रू नोटिस उसको बताएगा कि भैया देख, तेरे अगेंस्ट ऐसे एप्लीकेशन आई है और तू अपना आ जा और इस चीज का रिप्लाई फाइल कर। बस उस चीज के लिए कैविएट होता है, वो भी इसके अंदर दिया हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हो। फिर आपका सेक्शन नंबर 151 जो डायरेक्टली किसके बारे में बात करता है? सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ द, किसके बारे में? इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट। इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट के, इनहेरेंट पावर्स के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि ये ऐसी पावर्स हैं
जो सीपीसी कोर्ट को देता नहीं है, मतलब सीपीसी के थ्रू कोर्ट के पास नहीं आई है, ये ऐसी पावर है जो ऑलरेडी कोर्ट, क्योंकि कोर्ट एग्जिस्ट करते हैं तो ये पावर भी उनके पास एग्जिस्ट करती है, तो ये कोर्ट के पास होती है। ये बस सीपीसी क्या करता है, इन चीज को रिकॉग्नाइज करता है, वो बस इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि हाँ भाई सिविल कोर्ट के पास ऐसी कोई ना कोई पावर है। सेक्शन नंबर 151 ऑफ सीपीसी इस चीज की पावर को रिकॉग्नाइज करता है। सेम चीज बीएनएसएस में भी आपको मिलेगी, पहले सीआरपीसी में होती थी, अब बीएनएसएस में भी मिलेगी। सेक्शन नंबर 528 में 528 बीएनएसएस के अंदर भी आपको इनहेरेंट पावर देखने को मिलेगी, लेकिन ये इनहेरेंट पावर बीएनएसएस में सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास होती है, सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती है, हाई कोर्ट के पास होती है। लेकिन सीपीसी में ये पावर सिविल कोर्ट के पास भी होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी, सिविल कोर्ट के पास भी होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी होती है, और हाई कोर्ट के पास तो चलो होती ही है। क्या लिखा हुआ है, नथिंग इन दिस कोर्ट, इस कोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अफेक्ट करे किसी भी कोर्ट की इनहेरेंट पावर को। तो किस ऑर्डर का, क्या ऑर्डर करने के लिए, एक जस्टिस को बचाने के लिए, किस चीज के लिए, विच इज नेसेसरी फॉर द ऑफ द जस्टिस और प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट, दो चीजों के लिए, एक जस्टिस को प्रिवेल करने के लिए, जस्टिस को बचाए रखने के लिए, और दूसरा कोर्ट की प्रोसेस को बचाने के लिए, कोर्ट के प्रोसीजर को पूरे के पूरे अब्यूज होने से बचाने के लिए क्या होता है, ये इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनहेरेंट पावर जनरली ऐसी जगहों पर लगती है, जनरली क्या ऐसी ही जगहों पर लगती है जहां पर डायरेक्टली कोई भी पावर इस कोड के अंदर नहीं दे रखी है। जिस चीज के ऊपर कोड साइलेंट है, कुछ नहीं बता रखा, वहां पर क्या है, इन पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है, इस चीज को याद रखना है। फिर उसके बाद देखिए सेक्शन नंबर 152, अच्छा इसके अंदर एक केस का नाम भी लिख सकते हैं आप, पूछा जाता है सेठ हीरालाल वर्सेस मनोहर लाल, सेठ हीरालाल वर्सेस मनोहर लाल। सेठ हीरालाल वर्सेस मनोहर लाल, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अच्छा फिर उसके बाद आ गया हमारा सेक्शन नंबर 152, ये किसके बारे में बात करता है, ये बताता है जी क्लरिकल और अरिथमेटिकल मिस्टेक्स के बारे में, क्लरिकल और अरिथमेटिकल मिस्टेक के बारे में। अगर डिक्री के अंदर कोई क्लरिकल या अरिथमेटिकल मिस्टेक रह गई है, अगर डिक्री के अंदर कोई भी क्लरिकल या अरिथमेटिकल मिस्टेक रह गई है, उस मिस्टेक को ठीक करने के लिए, या कोई एक्सीडेंटल स्लिप हो गया है उसको ठीक करने के लिए सेक्शन नंबर 152 का इस्तेमाल किया जा सकता है कि कोर्ट क्या करे, उस चीज को ठीक कर सकता है। उसके अंदर याद रखिए, इसके अंदर भी एक बहुत अच्छा केस है, द्वारकादास वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस केस में क्या कहा था कि कोर्ट कभी भी डिक्री में रिलीफ को मोल्ड नहीं कर सकता। आप ये नहीं कर सकते कि हमने रिलीफ ही बदल दिया, नहीं वो नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार जब आपने जजमेंट दे दी है, एक बार किसी चीज के ऊपर डिक्री आ चुकी है, तो आप उस डिक्री को बदल नहीं सकते, आप उस केस में कुछ नहीं कर सकते। हम बस इतना कर सकते हैं कि अगर उसके अंदर कोई क्लरिकल एरर रह गई है कि हमने पूरा जगह का पूरा नाम नहीं लिखा, या जगह का नाम गलत लिख दिया, या एड्रेस गलत लिख दिया, किसी पार्टी का नाम गलत लिख दिया, तो ऐसे जो मिस्टेक्स होती है हम बस उस मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज जो डिक्री के नेचर को बदलती हो या डिक्री में रिलीफ को बदलती हो, ऐसा कोई भी रिलीफ कोर्ट जो है वो नहीं दे सकता, ऐसा कोई भी रिलीफ कोर्ट जो है वो नहीं दे सकता। बस इस पॉइंट को याद रखिएगा, फिर उसके बाद यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद आप सेक्शन नंबर 153 जनरल पावर टू अमेंड, सिर्फ सेक्शन नंबर से याद रखें। फिर उसके बाद ये रहा 153 का बी, इसको भी सेक्शन नंबर से याद रखेंगे। क्या कहता है, ये बताता है प्लेस ऑफ ट्रायल टू बी डीम्ड टू बी ओपन कोर्ट, मतलब कि जब भी कोई केस होगा वो कैसे होगा, ओपन कोर्ट में। ओपन कोर्ट मतलब ये दो तरीके की ट्रायल होते हैं, एक ओपन और दूसरा इन कैमरा ट्रायल। इन कैमरा का मतलब होता है, देखिए ऐसे ट्रायल में आपको इन कैमरा ट्रायल, इन कैमरा का मतलब क्या होता है कि सिर्फ जो पार्टी टू द सूट है वही कोर्ट में रह सकते हैं, बाकी सब कोर्ट से बाहर, कोर्ट प्रीमाइस से बाहर चली जाएंगी, जो कोर्ट रूम होगा उससे बाहर चली जाएंगी, सिर्फ पार्टी टू द सूट उस कोर्ट रूम के अंदर रहेंगी। लेकिन ओपन के अंदर होता है कि कोई भी पार्टी आ सकती है, कोई भी पार्टी उसे सुन सकते हैं, उसे हम बोलते हैं ओपन कोर्ट, ठीक है। तो 153 का बी कहता है कि जहां पर भी ट्रायल रहेगा वो ओपन कोर्ट रहेगा, अनलेस कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि इन कैमरा ट्रायल चलाना चाहिए तो वो भी चलाएगा, ठीक है।
ये आपके यहाँ से सेक्शन नंबर खत्म होते हैं और इसके बाद यहाँ से आपके ऑर्डर स्टार्ट होते हैं। यहाँ आपके सारे के सारे सेक्शन नंबर खत्म होते हैं, इससे ज्यादा सेक्शन आपको नहीं पढ़ने। ठीक है जी। अब इन सेक्शंस में अगर आपका कोई डाउट रह जाए, है ना, कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हो तो आप कभी भी इसके अंदर आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा इसका आंसर कि अगर कुछ भी आपके कुछ डाउट रह गए, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते थे, चाहे इस क्लास से चाहे पिछली किसी भी क्लास से रिलेटेड हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये क्या है? फिर उसके बाद अब टोटल ऑर्डर देखिए, हमने सेक्शन है, सेक्शन हमने पढ़े 153 बी तक है, लेकिन पूरे टोटल सेक्शन 158 है, 158 सेक्शन है हमारे पास। तो टोटल ऑर्डर कितने हैं? तो ऑर्डर है हमारे पास 51। ऑर्डर कितने हमारे पास? 51, 51 ऑर्डर है। जैसे सेक्शंस के अंदर आप सब सेक्शन पढ़ते हैं या सब सेक्शन के बाद आप क्या पढ़ते हैं? क्लॉज पढ़ते हैं, है ना, वैसे ही ऑर्डर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? ऑर्डर के अंदर आते हैं हमारे रूल्स। ये जो 1 2 3 है, ये क्या है? सब रूल्स है। ये ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, उसके अंदर ऑर्डर 1, ये रूल 1। इसको पढ़ते कैसे? ऑर्डर 1 रूल 1, ऑर्डर 1 रूल 2, ऑर्डर 1 रूल 3। यही जब ऑर्डर बदल जाएगा फिर ऑर्डर 2 रूल 1, ऑर्डर 2 रूल 2, ऐसे पढ़ते हैं उसको। और उसके बाद और रूल के अंदर जो होता है, जो जैसे मान लीजिए कि रूल के अंदर ये ए और बी है, ये क्या है? ये सब रूल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? सब रूल्स। तो ये क्या है? ऑर्डर 1 रूल 1 सब रूल ए। तो ऐसे पढ़ा जाता है इसको। ठीक है। जब आप किसी को डिनोट भी करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, जैसे ऑर्डर रूल 6, ऑर्डर 6 रूल 17, ऐसे ही डिनोट किया जाता है इसको। ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्या है यहाँ पर? तो भैया सबसे पहले देखिए ऑर्डर 1 के अंदर आपके क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऑर्डर 1 में सबसे पहले है इसका हेड नोट क्या है? सबसे पहले तो पार्टी टू द सूट, कि कौन कौन लोग हैं जो पार्टी टू द सूट बन सकते हैं, कौन कौन होंगे? तो भैया हमने देखा कि जनरली दो ही लोग होते हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। फर्स्ट रूल क्या? इसका रूल 1 क्या कहता है कि कौन कौन लोग प्लेंटिफ हो सकते हैं, कौन कौन लोग प्लेंटिफ हो सकते हैं। मान ऐसा जरूरी तो नहीं कि किसी भी केस में एक ही प्लेंटिफ हो, ज्यादा भी होते ही है। तो अब अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो ऐसे कौन लोग हैं जो एक साथ प्लेंटिफ किसी एक केस में बन सकते हैं? तो भैया वो कह रहा है कि ऑल पर्सन में भी ज्वाइन इन वन सूट, सभी लोग एक सूट में ज्वाइन, ऐसे लोग ज्वाइन कर सकते हैं जहां उन सब का अधिकार एक ही एक्ट से, एक ही ट्रांजैक्शन से, एक ही सीरीज ऑफ एक्ट से निकल रहा है ना। एक ही ट्रांजैक्शन, उसमें 3-4 लोगों का राइट वायलेट हो गया तो वो सब लोग एक ही केस में प्लेंटिफ बन सकते हैं। या फिर अगर वो अलग अलग सूट डालते हैं तो उन सभी सूट्स के अंदर एक कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ या कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अगर हो तो उन सबको हम क्या कहते हैं कि भैया आप एक ही सूट के अंदर आते हैं। दो क्राइटेरिया है भैया, या तो हम कह दें कि भाई उन सब का अधिकार एक ही ट्रांजैक्शन या एक ही एक्ट में से निकल रहा है, एक ही सीरीज ऑफ एक्ट या सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन से निकल रहा है, और या फिर हम कह दें कि अगर आप अलग अलग सूट डालते हो तो आप सभी के सूट के अंदर एक ही क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा, तो हम कॉमन क्वेश्चन रहेंगे तो हम कहते हैं कि भैया आप लोग सभी एक ही केस के अंदर प्लेंटिफ बन सकते हैं। जहां पर सभी को एक केस में प्लेंटिफ बना दिया और कोर्ट को ऐसा लगे कि नहीं भी इन सबके एक प्लेंटिफ होने से जो कोर्ट की प्रोसेस है वो डिले हो रही है या कोर्ट ढंग से ऑर्डर नहीं कर सकता, तो कोर्ट खुद से उन सबको अलग कर सकता है या कोर्ट प्लेंटिफ को भी वोट ये इलेक्शन दे सकता है कि भाई आपकी मर्जी, अगर आप अलग होना चाहें तो अलग भी हो सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद डिफेंडेंट कौन हो सकता है? जो हमने ऊपर पढ़ा वही हम नीचे पढ़ेंगे कि जहां पर एक पार्टी एक ट्रांजैक्शन से किसी एक का राइट, किसी एक पार्टी के फेवर में अगर राइट राइज होता है वो प्लेंटिफ हो सकते हैं, किसी के अगेंस्ट अगर हो तो वो सब क्या हो सकते हैं? डिफेंडेंट हो सकते हैं। वही है, ये रूल नंबर 3 में दे रखे हैं। फिर उसके बाद 3 है कि उन सबको अलग अलग कब किया जा सकता है? जब कोर्ट को लगे कि भैया ये प्रोसेस को खराब कर रहे हैं या डिले कर रहे हैं तो उसको अलग भी किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद ये सब रूल्स काम के नहीं। उसके बाद ये आपका रूल नंबर 8 काम का है। रूल नंबर 8 क्या कहता है? इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट। ये बहुत बार पूछा जाता है, क्या बोलते हैं इसको? रिप्रेजेंटेटिव सूट। रिप्रेजेंटेटिव सूट का मतलब क्या होता है? भैया मान लीजिए कि एक केस के अंदर 500 पार्टी, 500 लोग हैं जिन सबका एक ट्रांजैक्शन से 500 लोगों का राइट वायलेट हो। 500 लोगों को प्लेंटिफ कैसे बनाया जाए? 500 लोगों को कैसे बुलाया जाए? ये तो बहुत लंबा मामला हो जाएगा, है ना। तब इसमें क्या करते हैं? हम कहते हैं कि इन 500 लोगों में से कुछ 2-3 लोग आ जाए, ऐसा कोई नंबर डिसाइड नहीं होता, पर कुछ लोग आ जाए, 2 3 3 4 5 6 ऐसे लोग आ जाए और इन लोगों को प्लेंटिफ बनाया जाए और ये लोग इन सभी 500 लोगों को क्या करें? रिप्रेजेंट करें।
इनको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सूट। इसे हम क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव सूट, जिसके अंदर कुछ लोग बहुत एक बड़ी पॉपुलेशन को क्या करें, रिप्रेजेंट करें किसी केस के लिए, तो उसको ताकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को रोका जा सके, तो ये क्या होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के बीच में सूट डाला जा सकता है। क्या लिखा हुआ है, वेयर देयर आर न्यूमरस पर्सन, जब यहाँ पे बहुत सारे लोग हो हैविंग द सेम इंटरेस्ट, जिनका सबका सेम इंटरेस्ट है एक सूट के अंदर, वन और मोर ऑफ सच पर्सन, एक या एक से ज्यादा लोग क्या कर सकते हैं, कोर्ट की परमिशन से या तो सूट डाल सकते हैं या फिर मतलब या तो प्लेंटिफ भी बन सकते हैं और डिफेंडेंट भी बन सकते हैं, और मैं डिफेंड द सूट ऑन द बिहाफ ऑफ द बेनिफिट ऑफ द ऑल पर्सन इंटरेस्टेड, सबके बिहाफ पर कोई एक या एक से ज्यादा लोग जो हो वो क्या करे, वो प्लेंटिफ बन जाए या डिफेंडेंट बन जाए। तो उसके बाद क्या है, कोर्ट में डायरेक्टर या तो खुद से बन जाए या फिर कोर्ट ऐसा डायरेक्ट कर सकता है कि भैया कुछ लोग आए और उन सबको रिप्रेजेंट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और सूट डिसाइड नहीं हो पाएगा। The court shall, in every case where the permission or direction is given under sub rule 1 at the plaintiff expense, give notice of the institution of plaintiff to all the person interested। क्या कह रही है कि भैया जहां पर हमने मान लीजिए कि भैया 500 लोग हैं, उन 500 के बिहाफ पे कोई 2 लोगों को हमने प्लेंटिफ बना दिया, तो अब क्या करें, कह रहे हैं कि जी इनके प्राइस, इनके मनी के ऊपर, इनके खर्चे के ऊपर इन सभी 500 लोगों को कम से कम एक नोटिस भेजा जाएगा कि जी आपके बिहाफ पर इन लोगों को हम प्लेंटिफ बना रहे हैं, अगर आपको कोई आपत्ति हो तो कोर्ट में आके बता दे, अगर आपने कहा, अगर आपने रिप्लाई नहीं किया या फिर आप लोगों की कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुई तो ये लोग आपको रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ये हार जाते हैं तो आप सभी के अगेंस्ट रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल। ठीक है, आप सभी के अगेंस्ट क्या होगा, रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल, क्योंकि वो जजमेंट फिर सबके अगेंस्ट बाइंड होगी, वो जजमेंट सबके अगेंस्ट या सबके फेवर में ही मानी जाएगी। ठीक है जी, क्लियर, चलिए ये इसके अंदर है। फिर उसके बाद 9, ये क्या कहते हैं, ये बताता है मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टी। मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टी मतलब जिसको बनाना चाहिए था आपने पार्टी बनाया नहीं, या फिर बनाया तो गलत पार्टी बना दी, मिस जॉइंट के बाद ये या फिर नॉन जॉइंडर हो गया। तो कह रहे हैं कि अच्छा 2 तरीके की पार्टी होती है, एक होती है प्रॉपर पार्टी, एक होती है नेसेसरी पार्टी। प्रॉपर पार्टी और नेसेसरी पार्टी। प्रॉपर पार्टी वो पार्टी होती है जिसके बिना आप सूट को ढंग से डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन नेसेसरी पार्टी वो होती है जिसके बिना सूट को डिसाइड किया ही नहीं जा सकता, जिसके बिना कोई डिसीजन दिया ही नहीं जा सकता, केस को सुना ही नहीं जा सकता। प्रॉपर पार्टी अगर केस में ना हो तो डिक्री दी तो जा सकती है और वो डिक्री वैलिड भी होती है, पर प्रेफरेबल ये होता है कि प्रॉपर पार्टीज भी कोर्ट में आए। नेसेसरी पार्टी के बिना दी गई जो डिक्री होती है वो वॉइड होती है। क्या होती है, वॉइड होती है, वो डिग्री की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि नेसेसरी पार्टी उस केस का पार्ट नहीं बनी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, नो सूट शैल बी डिफीटेड, कोई भी सूट जो है वो डिफीट नहीं होगा बाय रीजन ऑफ मिस जॉइंडर या नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टी, कि अगर कोई पार्टी अगर नहीं आ पाई है और डिग्री हो गई है तो उसकी वजह से वो सूट 0 नहीं होगा, सूट खराब नहीं हो सकता। ठीक है, वो सूट को आप खत्म नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू द नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी। लेकिन अगर नेसेसरी पार्टी सूट के अंदर नहीं आ पाई है तो वो सूट जो है वो 0 हो जाता है, उसके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। जनरली हम क्या कहते हैं कि किसी भी पार्टी के ना आने से या गलत तरीके से आ जाने से कोई भी सूट डिसमिस नहीं हो सकता, सूट खराब नहीं हो सकता, लेकिन अगर नेसेसरी पार्टी नहीं आई है तो फिर वो सूट जो होता है वो खत्म हो जाता है, उसके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। एक बार आप इसको पढ़ के देखें, ये समझ आएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ये, आप इसको ट्राई करके देखें कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। उसके बाद आ जाए रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मान लीजिए आपने केस लगाया और किसी गलत प्लेंटिफ के अगेंस्ट केस लग गया, किसी रॉन्ग प्लेंटिफ के अगेंस्ट सूट लग गया, तो अब क्या किया जाए। तो कह रहे हैं कि भैया कोर्ट के पास एक अधिकार होता है कि कोर्ट किसी भी समय पे किसी भी पार्टी को स्ट्राइक आउट कर सकती है, ऐड करवा सकते हो आप पार्टी को, और क्या लिखा हुआ है, स्ट्राइक आउट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोजिशन भी कर सकते हैं। ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या है, प्लेंटिफ को डिफेंडेंट बना देना, डिफेंडेंट को प्लेंटिफ, अदला बदली का, ये भी किया जा सकता है। तो क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी भी स्टेज पे, एट एनी स्टेज ऑफ द केस, अगर आपको लगे कि भैया इस केस में नेसेसरी पार्टी है ही नहीं और बिना, या फिर प्रॉपर पार्टी भी नहीं है और बिना इसकी ढंग से डिसीजन दिया नहीं जाएगा या दिया ही बिल्कुल ही नहीं दिया जा सकता,
आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए, कोर्ट सुनेगा उसको, कोर्ट को अगर लगता है कि किसी को नई पार्टी बनाया जाना चाहिए था, किसी को या फिर किसी को हटाया जाना चाहिए, तो कोर्ट किसी को हटा भी सकता है और किसी नई पार्टी को ऐड भी कर सकता है। ये पावर कहाँ से आती है? ये आती है ऑर्डर 1 रूल नंबर 10 से। सिर्फ इतनी बात याद रखें, उसके बाद आगे चलते हैं। 10A किसके बारे में बात करता है? तो ये फ्री लीगल एड के बारे में। फ्री लीगल एड के बारे में ये कह रहा है कि कोर्ट रिक्वेस्ट कर सकता है किसी, मान लीजिए कोई पार्टी केस में आई है, उसके पास अपना कोई प्लीडर नहीं है, उसको रिप्रेजेंट तो करना किसी न किसी प्लीडर के थ्रू, तो कोर्ट किसी भी प्लीडर को बोल सकता है कि भाई इस पार्टी को रिप्रेजेंट करे अपॉन द एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आ जाता है आपका ऑर्डर नंबर 2। ऐसे ही होते हैं ऑर्डर्स के अंदर। कुछ देखो प्रोसीजर तो होता ही है, कुछ कहीं कोई कोई जो ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत समय लगाने वाले भी हैं, बट कुछ ऐसे हैं जिसको आप जल्दी से निपटा सकते हैं, जल्दी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑर्डर नंबर 2 ये कहता है, ये बात करता है फ्रेमिंग ऑफ सूट के बारे में। किसके बारे में? फ्रेमिंग ऑफ सूट के बारे में। रूल नंबर 1 ये कहता है कि भैया जब भी आपके पास कोई केस हो, उस केस को इस तरीके से फ्रेम किया जाए कि भाई सारे जितने रिलीफ हो आप एक जगह पे मांगे। ऐसा ना हो कि आप हर रिलीफ के लिए अलग अलग सूट लगाएं, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है कि एक कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर जितने रिलीफ है वो सब एक साथ मांग ले जाए, हर रिलीफ के लिए मल्टीपल सूट्स ना लगे, मल्टीपल सूट्स ना लगे। मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को रोकने के लिए जो है प्रोसीजर बनाया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, every suit shall as far as practicable be framed so as to afford the ground of final decision upon the subject in dispute and prevent the further litigation concerning them। मतलब कि जितना पॉसिबल हो सके एक सूट को इस तरीके से फ्रेम किया जाए कि उस फ्रेमिंग के बेस के ऊपर फाइनल डिसीजन आ सके और कोई भी नया सूट डालने की जरूरत ही ना पड़े, कोई भी नया सूट डालने की जरूरत ना पड़े। तो कहा है ये लिखा है। फिर उसके बाद रूल 2 क्या कहता है? ये कहता है कि सूट टू इंक्लूड होल क्लेम, मतलब कि एक कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर जितने रिलीफ है वो सभी रिलीफ मांग ली जाए। एवरी सूट शैल इंक्लूड होल ऑफ द क्लेम, जितना भी क्लेम है वो सब मांग लो, विच प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू मेक इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉज ऑफ एक्शन। एक कॉज ऑफ एक्शन से प्लेंटिफ के पास जितने रिलीफ बनते थे भैया सब रिलीफ कोर्ट के अंदर आके मांग ले। बट अगर प्लेंटिफ को ऐसा लगता है कि भैया मान लीजिए कि भाई आपके सूट की वैल्यू 5 लाख रुपए है, 1 2 3 4 5, ठीक है, आपके सूट की वैल्यू 5 लाख रुपए है, कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन जो है वो 4 लाख रुपए की है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने रिलीफ को कम करके 4 लाख मांगे ताकि इस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन आ सके। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी किया जा सकता है। ठीक है, रिलिंक, अब ये इसका सब रूल 2 है, ये सब रूल 1 था, ये सब रूल 2 है। ये क्या कह रहा है? रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम। ये कह रहा है कि जब आपने अपने पूरे, जैसे हमने कह दिया कि 5 में से हमने 4 मांग लिया, ठीक है, आपने कर दिया, आपके पास 4 राइट थे, आपके पास 4 क्लेम थे, आपने 4 में से सिर्फ 3 ही क्लेम मांगे, आपने एक क्लेम को छोड़ दिया, ये भी किया जा सकता है। वो कह रहे हैं कि जब आप 4 में से 3 क्लेम मांग रहे हैं तो फिर आप ये नहीं कर सकते कि भैया एक क्लेम के लिए मैं अलग सूट लाऊं, ये नहीं किया जा सकता। देखिए क्या लिखा हुआ है, रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम वेयर द प्लेंटिफ ओमिट कर देते या अपने आप से रिलिंक्विश कर देते किसी पार्ट को, ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड सू इन रिस्पेक्ट ऑफ पोर्शन ओमिटेड, कि आपने जो पार्ट को छोड़ दिया अब आप उसके लिए सेपरेट सूट लेकर नहीं आ सकते, अनलेस कि जब आप इसको छोड़ रहे हैं आप कोर्ट की परमिशन ले लें, आप कोर्ट की परमिशन ले लें, आप कोर्ट से पूछ लें कि भैया देखिए मैं इस पार्ट को छोड़ना चाहता हूँ और इस पार्ट को अलग सूट में क्या मैं मांग सकता हूँ, अगर कोर्ट परमिशन दे दे तो आप उसको सेकंड में लेके सकते हैं। देखिए रूल 3 क्या, सब रूल 3 क्या कह रहे हैं, ओमिशन टू सू फॉर द वन ऑफ द रिलीफ, जब कोई आदमी अ पर्सन एंटाइटल्ड टू मोर रिलीफ देन वन ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन मे सू फॉर ऑल और एनी ऑफ सच रिलीफ, सभी के लिए मांग सकते हैं, लेकिन अगर वो ओमिट कर रहा है एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट, कि अगर कोर्ट की मर्जी के बिना कर रहा है तो वो उसके लिए दोबारा क्लेम नहीं लगा सकता, लेकिन अगर बिना कोर्ट की मर्जी कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, बिना कोर्ट की मर्जी कर रहा है तो अब वो सेपरेट से क्लेम, दूसरा क्लेम नहीं मांग सकता, दूसरा सूट नहीं लगा सकता। ये इसका ऑर्डर 2 रूल 2 के अंदर बात की। इसके अंदर एक केस भी है, उसको हम कहते हैं गुरुबख्श सिंह वर्सेस भूरालाल। गुरुबख्श सिंह वर्सेस भूरालाल।
गुरुबख्श सिंह वर्सेस भूरालाल। चलिए आगे चले। फिर उसके बाद ये रूल 3 सेक्शन नंबर से याद रखिएगा कि जब कोर्ट को लगे कि भैया एक कॉज ऑफ एक्शन मतलब 2-3 पार्टी हैं और उन सबकी कॉज ऑफ एक्शन को हम ज्वाइंट करके एक सूट चला सकते हैं, तो उसको हम इकट्ठा भी कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, बस इस चीज को याद रखिएगा। फिर उसके बाद ऑर्डर 3, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़कर आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर आ गया ऑर्डर नंबर 4। ये ऑर्डर नंबर 4 याद कीजिए, जब हम सेक्शन पढ़ रहे थे तो मैंने सेक्शन नंबर 26 के साथ आपको बताया था इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के ऊपर ऑर्डर नंबर 4 एप्लीकेबल होता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कि सूट किस तरीके से इंस्टीट्यूट किया जाए, देखिए तो ये उसका प्रोसीजर दे रखा है। ऑर्डर 4 दो ही रूल है इसके। क्या लिखा हुआ है? एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। जितने भी सूट है वो सब कैसे लगाए जाएंगे? ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट होगा, उसकी डुप्लीकेट कॉपी कोर्ट में जमा करानी। ये बहुत जरूरी होता है कि प्लेंट की हमेशा 2 कॉपी बनती है। ठीक है, एक ओरिजिनल होती है, एक डुप्लीकेट। ओरिजिनल प्लेंटिफ के पास रहती है, उसकी डुप्लीकेट जो होती है वो कोर्ट में रहती है। और सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट ऑन द बिहाफ एवरी प्लेंट शैल कंप्लाई। जो भी प्लेंट होगी उसके अंदर ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 की जितने भी कंप्लायंस होनी चाहिए वो पूरी होगी। और फिर उसके बाद क्या है, सारी की सारी रिक्वायरमेंट जो इसके रूल 1 और रूल 2 में दी गई, जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो वो प्लेंट कंप्लीट होती है। जब वो प्लेंट कोर्ट के रजिस्टर के अंदर चढ़ जाती है, उसके उस प्लेंट को एक नंबर मिल जाता है, तो हम बोलते हैं कि वो रजिस्टर हो जाता है। वो क्या हो जाता है? रजिस्टर होता है। मतलब जो प्लेंट होता है वो क्या बन जाता है? प्लेंट बन जाती है सूट। प्लेंट क्या बन जाता है? प्लेंट बन जाता है सूट। तो प्लेंट को सूट बनाने के लिए क्या जरूरी है? प्लेंट को सूट बनाने के लिए जरूरत है कि उसको क्या किया जाए? उसको रजिस्टर करवाया जाए, कोर्ट के रजिस्टर के अंदर उसे अपलोड करवाया जाए। जैसे वो अपलोड होता है उसको एक नंबर मिलता है, जैसे ही नंबर मिल गया वो क्या बन जाता है? अब सूट बन जाता है। ठीक है, जरूरी है। फिर उसके बाद आ जाइए आपके नेक्स्ट ऑर्डर के ऊपर। नेक्स्ट ऑर्डर है ऑर्डर नंबर 5। मैंने आपको बताया था कि सेक्शन नंबर 27, 28, 29 ये क्या था? इसके साथ हम इसको पढ़ते हैं। ये किस बारे में बात करता है कि अब डिपेंडेंट को सम्मन किस तरीके से भेजे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सम्मन टू द डिपेंडेंट की बात करते हैं। कह रहे हैं कि जो भी जब भी प्लेंट आ जाएगी तो उस प्लेंट के आने के बाद हम डिपेंडेंट को सम्मन भेजेंगे, उसको ये बोलेंगे कि 30 दिन के अंदर अंदर। कितने दिन में? 30 दिन के अंदर अंदर, मैक्सिमम 30 दिन के अंदर नहीं, 30 दिन क्या टाइम देते हैं, और वो 30 दिन को आप बढ़ा भी सकते हैं। उस 30 दिन को हम बढ़ाया भी जा सकता है, और को बोल सकते हैं कि भैया आप आए और कोर्ट का जो भी जो प्लेंट आपको मिल गई है उसके जो भी आप रिप्लाई देना चाहते हैं वो रिप्लाई कोर्ट में आकर दे। उसे हम कहेंगे कि कोर्ट में आए और अपनी WS मतलब रिटन स्टेटमेंट जो है वो कोर्ट में पेश करें। ठीक है, इस टाइम को बढ़ाकर टोटल 90 दिन भी किया जा सकता है, मतलब 30 + 60 दिन इसको बढ़ाकर 90 डेज भी किया जा सकता है। ठीक है, उस 30 दिन को बढ़ाकर 90 दिन भी किया जा सकता है। इस चीज को याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो यहाँ का इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि हर सम्मन के साथ कॉपी ऑफ प्लेंट भी लगानी पड़ेगी। ये बात जरूरी है कि जितने डिपेंडेंट होते हैं तो उतने सम्मन भेजने होते हैं। मतलब 4 डिपेंडेंट है तो 4 डिपेंडेंट को अलग अलग सम्मन भेजिएगा, और हर डिपेंडेंट को सम्मन के साथ एक प्लेंट की कॉपी भेजी जाएगी, और जिसका खर्चा जो है वो प्लेंटिफ का होगा। भेजने का, प्रिंट कराने का, वो सब खर्चा किसका होता है? प्लेंटिफ का होता है। ठीक है, प्लेंटिफ का खर्चा होता है। फिर उसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो है डिलीवरी ऑफ समन। किस तरीके से किया जाएगा? कोर्ट का एक ऑफिसर होता है, वो जाता है। अगर देखिए बहुत सारी ये ना फिजिकल ये प्रैक्टिकल पर्पसेस है इसके कि किस तरीके से जाएगा कि कोर्ट का एक ऑफिसर होता है, गिवन एड्रेस पे जाता है। अगर कोई मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो क्या करते हैं? उसको चस्पा कर देते हैं। चस्पा मतलब उनकी दीवार के ऊपर चिपका के आ जाते हैं, और वो भी नहीं होता तो फिर वहां के एक वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर के अंदर छपवा देते हैं कि भैया ये पर्सन के अगेंस्ट समन इशू हुआ है। ठीक है, बहुत सारी प्रोसेस होती है, पर ये प्रैक्टिकल है आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ थ्योरी अभी जाननी है एग्जाम के पर्पज से। 9A इसको बोला था दस्ती सम्मन, इसको बोलते हैं दस्ती सम्मन। ये एडिशन में होता है, मतलब उस देखिए एडिशन में होता है। मेन जो सम्मन है उसका एडिशन में प्लेंटिफ ये कहता है कि मेरे को सम्मन दे दो, मैं दे आऊंगा पर्सनली जाकर, उसको हम क्या बोलते हैं? दस्ती सम्मन। ठीक है जी, सिर्फ इतना याद रखिएगा, उससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं।
ये सब आपके काम का नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ये एक तो ये आपसे पूछा जाएगा कि सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज कहाँ पे। मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कि अगर वो नहीं मिलता तो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में लगवाते हैं, कोर्ट के बाद जो नोटिस बोर्ड लगा होता है वहां पर समन चिपकाए जाते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड। मतलब इसके अलावा और क्या तरीके हैं समन सर्व करने के, तो वो कहाँ दे रखे हैं, ऑर्डर नंबर 5 रूल नंबर 20 में। तो आपको ये सब रूल याद रखने जो मैंने भी आपको बताए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, ये सब आपके काम के नहीं है, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं पूछे जाते। फिर उसके बाद आ जाइए अब इसके 30 पे, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर फॉर समन। मतलब अगर मान लीजिए कि समन किसी ऐसे पर्सन को भेजना है जो बहुत हायर डिग्निटरी है, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गए, जैसे वाइस प्रेसिडेंट हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, कोई एमपी एमएलए हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, कोई और मिनिस्टर्स हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर या एमएलए हो गए, ऐसे किसी लोगों को भेज रहे हैं, तो हायर डिग्निटरी को जब भी हम समन भेजते हैं तो वो समन नहीं होता, वो लेटर होता है। होता सम्मान ही है बट उसको हम क्या बोलते हैं, लेटर। तो वो लेटर के फॉर्म में जाएगा जिसके ऊपर जज साहब खुद साइन करेंगे, वो फिर कोर्ट की तरफ से उनको लेटर जाएगा कि आप कोर्ट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेटर। कहाँ दे रखे हैं, ऑर्डर नंबर 5 रूल नंबर 30, ठीक है जी, ऑर्डर नंबर 5 रूल नंबर 30। तो ये आपका पूरा प्रोसेस था कि किस तरीके से सूट इंस्टीट्यूट होगा और किस तरीके से सम्मान सर्व की जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम ऑर्डर नंबर 6 से इसको आगे बढ़ाएंगे। और अब देखिए और ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा, मेरे ख्याल से 3 क्लासेस मैक्स है जिसमें आपकी पूरी सीक्वेंस खत्म होगी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो और कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं, और आई ट्राई कि मैं आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।